अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी सैयद स्टडीज़। दोस्तों, द मुग़ल एम्पायर के लेक्चर सीरीज़ के लास्ट 2 वीडियोस में हमने पढ़ा था कि किस तरह बाबर आया और उसने इंडो-पाक को इन्वेड किया। इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो लोधी डायनेस्टी थी, यानी जो दिल्ली सल्तनत था, उसका जो सुल्तान था इब्राहिम लोधी, वो वहाँ पे कमज़ोर हुआ था। उसकी जो पॉलिटिकल कंडीशन थी इंडिया की, उस वक्त की जो इकनॉमी थी, वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। तो इस वजह से बाबर के लिए आसान रहा और वो आके इंडिया को इसने इन्वेड कर दिया। कब बाबर ने इन्वेड किया? 1526 को उसने मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश किया और ये मुग़ल एम्पायर का जो ड्यूरेशन है वो 1526 से लेकर 1857 तक है। ठीक है, अब आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बाबर किस तरह आया, बाबर कहाँ से आया था और इसके ऑटोबायोग्राफी वगैरह हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाबर आप लोग ऐसे करें कि मेरे साथ नोट्स बनाते जाए ताकि बाद में आप लोगों के लिए आसानी रहे। ठीक है, तो बाबर के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बाबर का जो ओरिजिनल नेम था ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, बाबर तुर्किश वर्ड मीन्स टाइगर और ये तुर्किश वर्ड है बाबर, इसका जिसका मतलब है टाइगर। बाबर कब पैदा हुआ था? ये 24 फरवरी 1483 को पैदा हुआ था अंदीजा में। अंदीजा द कैपिटल ऑफ फरगाना था। फरगाना उज़्बेकिस्तान की एक सिटी थी। ठीक है, अभी जो आजकल का उज़्बेकिस्तान है उसका एक सिटी फरगाना था। ठीक है, द बाबर फादर शेख उमर द किंग ऑफ द फरगाना डाई इन 1494 एट द एज ऑफ 11 years बाबर became the king of the फरगाना in 1494। अब बाबर का जो फादर था वो फरगाना का किंग था और इसका डेथ हुआ 1494 को। और 1494 को जब इसका वालिद का डेथ हुआ तो बाबर उस वक्त 11 years का था। तो इस वजह से फिर वो 11 years में फरगाना का किंग बना। यानी बाबर कब से किंग बना? वो जब 11th years का था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि बाबर कहाँ से आया था, उसके डिसेंडेंसी हम पढ़ेंगे। He was descendant from the Timur Achagtai Turk from father side, Mongolian from the mother side। बाबर जो कि तैमूर के ख़ानदान से था, यानी चगताई था, तुर्क से। ठीक है, अब ये तुर्किश था तैमूर के फैमिली से, उसका जो फादर था, और इसकी जो मदर थी वो मंगोलियन फैमिली से थी, चंगेज़ खान फैमिली से थी। ठीक है, लेकिन बाबर ख़ुद को क्या कहता था? उसका ऑटोबायोग्राफी है, उसने इसमें ख़ुद लिखा हुआ है कि मैं एक तुर्क हूँ। ठीक है, एजुकेशन ऑफ बाबर, जो बाबर की एजुकेशन है इसके बारे में ये वी नो वेरी लिटल अबाउट द एजुकेशन ऑफ बाबर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी किताबों वगैरह में इतना कुछ बताया नहीं इसके एजुकेशन के बारे में, सिर्फ ये बताया 2 पर्सनैलिटीज़ हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हिम। 2 ऐसे पर्सनैलिटीज़ थे जिन्होंने बाबर को इन्फ्लुएंस्ड किया था। वो कौन से थे? शेख मजीद हिज ट्यूटर, वो एक इसका ट्यूशन पढ़ाता था इसको। दौलत बेगम हिज ग्रैंड मदर, अब इसकी जो ग्रैंड मदर थी वो दौलत बेगम थी और इसने उसको पर्शियन, अरबिक, आर्ट एंड पोएम्स सिखाए थे। ठीक है, ये उसकी ग्रैंड मदर थी। अब इसमें जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था कि बाबर वाज द किंग ऑफ फरगाना इन 1494। अब जब बाबर की फादर का डेथ हुआ था उसके बाद जो फरगाना का किंग था वो बाबर ख़ुद बना था। ठीक है, 11th year में ही बिकेम द किंग ऑफ फरगाना इन 1494। ही कास्ट हिज आइज अपॉन द समरकंद। अब समरकंद की तरफ उसका वो मतवजा हुआ, क्योंकि जब वो फरगाना का किंग बना तो उसको लगा कि अब मैं समरकंद को भी अपने कब्ज़े में ले लूँगा, क्योंकि समरकंद एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी थी। वहाँ पे मस्त कॉलेजेस, गार्डन वगैरह सारे वहाँ पे थे। तो उस वजह से बाबर का ज़्यादातर तवज्जो समरकंद की तरफ रहा। उसने कहा कि मैं समरकंद को भी अपने कब्ज़े में लेता हूँ। तो इन 1496 ही सेंट हिज फर्स्ट एक्सपीडिशन टू समरकंद बट फेल्ड। उसने सबसे पहला जो आर्मी एक्सपीडिशन भेजा वो किधर भेजा? समरकंद को भेजा 1496 को, लेकिन वो वहाँ पे गई और उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया, वहाँ पे फेल्ड हो गई। ठीक है, इन 1497 ही सेंट सेकेंड एक्सपीडिशन ही कॉन्क्वियर्ड समरकंद। अब 1497 में उसने दूसरे एक आर्मी भेजी और वहाँ पे उसने समरकंद को कॉन्क्वियर कर दिया। ठीक है,
अब जो लैंड पूल है वो कहता है फॉर जस्ट 100 days बाबर रिवील्ड इन द डिलाइट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सिटी एंड लॉस्ट इट। अब होता ये है कि जब बाबर ने समरकंद को कन्क्वेयर कर दिया, ठीक है, अब कुछ सिर्फ 3-4 महीने के लिए या 100 दिन के लिए उसने वहाँ पे रोल किया और इसके बाद जो समरकंद था वो उससे चली गई, ठीक है, वो किसी और ने फिर उस पर कब्ज़ा कर लिया। अब इसका रीज़न क्या था, क्यों समरकंद उसने कब्ज़ा कर लिया? पहले उसने इन्वेड कर दिया, उसने अपने कब्ज़े में ले लिया, उसके बाद वापस चली गई, उसकी वजूहत क्या था? बाबर इन समरकंद, बाबर जो था वो समरकंद में बीमार हो गया, ठीक है, क्योंकि वो समरकंद में था, फरगाना को छोड़ के समरकंद आया था, ठीक है, फरगाना पे भी वो रोल करा था, अब समरकंद पे भी करने लगा, तो वो समरकंद में बीमार हो गया। रिवॉल्ट इन फरगाना, अब एक तो ये बीमार था समरकंद में, जब उनको पता चला उनके जो राइवल्स थे, ठीक है, जैसे कि शेबानी खान ये एक उज़्बेक लीडर था, उनका चीफ था, ठीक है, तो उसको पता चला कि समरकंद में बाबर बीमार हो गया। और दूसरा ये कि उसके जो आर्मी वगैरह थी वो भी आपस में डिवाइड हो गए, कुछ समरकंद आए, कुछ फरगाना चले गए, ठीक है, तो वहाँ पे वो डिवाइड हो गए, तो इसलिए जो शेबानी था उन्होंने फरगाना में क्या कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया अगेंस्ट बाबर, ठीक है, बट लॉस्ट बोथ फरगाना एंड समरकंद। अब उसने समरकंद ले लिया, 1497 को उसने कब्ज़ा कर लिया समरकंद पे, वो 100 दिन के लिए समरकंद पे रोल कर गया, ठीक है, वो वहाँ पे बीमार हो गया। जैसे इसको पता चला कि अब फरगाना के अंदर रिवॉल्ट हो गया है, तो वो इस तरह हुआ कि जो समरकंद में था ना वो समरकंद से फरगाना की तरफ चला गया। जैसे ही वो फरगाना आया उसको पता चला कि फरगाना को भी अब वो उनके हाथों से चली गई है, ठीक है, तो उस वजह से जब वो वापस फिर फरगाना से समरकंद की तरफ निकला तो वहाँ पे जब आया तो समरकंद भी चला गया था उनके हाथों से, ठीक है, यानी अ किंग विदाउट एनी किंगडम, वो बस बाद में फिर ऐसे बना कि सिर्फ एक किंग ही था, उसके पास कोई किंगडम नहीं था। बाबर लॉस्ट बोथ फरगाना एंड समरकंद, दोनों चले गए इनको हाथों से, ठीक है। ही रिकैप्चर्ड फरगाना इन 1498, अब इस तरह होता है कि 1497 में इसने लिया था, ठीक है, कब्जे में, और वापस भी चली गई कुछ दिनों 100 दिनों में। अब इस तरह हुआ कि 1498 को इसने वापस इसको रिकैप्चर कर दिया, किसको, फरगाना को। शेबानी खान डिफीटेड हिम इन 1502 को, अब 1502 को उसने इस जो शेबानी खान था, उज़्बेक लीडर था, ठीक है, उन्होंने इसको समरकंद में फिर डिफीट कर दिया, ठीक है। इन 1504 को इस तरह हुआ कि वो आया, उसने काबुल को ऑक्युपाइड कर दिया, यानी काबुल पे कब्ज़ा किया, काबुल इसके कब्ज़े में आ गया। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ बादशाह, अब काबुल में ये हुआ कि उसको बादशाह का एक टाइटल मिला, ठीक है, उसको बादशाह समझने लगे, ठीक है। जब उसने काबुल पे कब्ज़ा किया, फ्राम हियर ही डिसाइडेड टू ट्राई हिज फॉर्चून इन द ईस्ट हिंदुस्तान, अब ये हुआ, ये अफ़गानिस्तान आया, अफ़गानिस्तान पे उसने अपना एक हुकूमत बनाई, ठीक है, उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं ऐसा करता हूँ, अफ़गानिस्तान की तरफ, सॉरी, हिंदुस्तान की तरफ चलता हूँ, तो वो अब यहाँ से काबुल से डायरेक्ट हिंदुस्तान की तरफ निकलने लगा। इन 1526 ही इन्वेड ऑन इंडो पाक, 1526 को इसने इंडो पाक पे कब्ज़ा कर लिया, यानी जो वहाँ पे लोधी डायनेस्टी थी और ये इब्राहिम लोधी का जो सल्तनत थी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, उसको ख़त्म कर दिया और वहाँ पे मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया। बाबर इन्वेजन्स ऑफ इंडो पाक, अब बाबर ने किस तरह इंडो पाक पे इन्वेड किया, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान में था, अफ़गानिस्तान से निकलने लगा इससे कि इंडो पाक की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ। द इन्विटेशन ऑफ इंडियन चीफ्स टू बाबर वर द मेन फैक्टर दैट बाबर केम एंड इन्वेडेड इन इंडो पाक, राणा संगा, दौलत खान। अब होता ये कि वैसा तो बाबर जो था, ठीक है, उसके पास बहुत सारे फैक्टर्स थे, क्योंकि पॉलिटिकल भी थे, इकोनॉमिक भी थे और सोशल एंड कल्चरल, बहुत सारे ऐसे रीजंस थे कि बाबर के लिए आसान रहा कि वो आया, उसने इंडो पाक पे कब्ज़ा किया। लेकिन इसमें से जो सबसे मेन फैक्टर है ना, वो कौन सा है, वो ये है कि वहाँ के इंडिया के जो चीफ्स थे, जैसे कि राणा संगा, ये राजपूत था, ठीक है, राजपूतों का चीफ था, ठीक है, लीडर था, और दौलत खान
जो था दौलत खान लोधी गवर्नर ऑफ पंजाब था उस वक्त। जो आज का पंजाब है ना, यहाँ का जो गवर्नर था उस वक्त वो दौलत खान था। तो इन दोनों ने बाबर को अफ़गानिस्तान से इनवाइट किया कि तुम आ जाओ, इंडो पाक पे कब्ज़ा कर ले, यानी इसको इन्वेट करो, हम मिल के इब्राहिम लोधी को ख़त्म कर देते हैं। तो फिर इसके कहने पे यानी बाबर के लिए बहुत आसान रहा और वो यहाँ पे आया कब्ज़ा करने। बाबर मेड सिवरल अटेम्प्ट्स टू इन्वेड इंडिया। अब क्योंकि ये अफ़गानिस्तान में था तो इसने बहुत सारे कोशिश किया, बहुत सारे ट्राई किए कि उन्होंने इन्वेट किया। इस तरह नहीं था कि वो डायरेक्ट आया, उसने एक ही दफ़ा सारे हिंदुस्तान को कब्ज़े में ले लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था, बाद में वो एक मुग़ल एम्पायर उसने इस्टेब्लिश किया। फर्स्ट एक्सपीडिशन 1590 को हुआ। ये जो इसका सबसे आर्मी उसने भेजी ना 1519 को, बाजवाड़ एंड बेहरा को। अब ये दो एरिया है, इसको सबसे पहले उसने क्या कर दिया, इन्वेट किया। सेकेंड एक्सपेक्टेशन उसने 1590 को किया, पेशावर की तरफ, पेशावर पे आया, उसने वहाँ पे कब्ज़ा किया। थर्ड एक्सपेक्टेशन 1520 को किया, सियालकोट की तरफ आया, सियालकोट को कब्ज़ा कर दिया। सियालकोट में तो उसने बहुत ही आसानी से उसको कॉन्क्वेट कर दिया, ठीक है। फोर्थ एक्सपेक्टेशन क्या है, पंजाब आया, 1524 को हुआ, पंजाब की तरफ भी आया। अब ये देखो यहाँ से इतना गैप है, 1590 को हुआ, फिर दूसरा 1590 को हुआ, फिर 1520 को हुआ। ये तो सही है, मतलब इसने एक साल के अंदर किया और इसके बाद एक साल और दिया हुआ है। यहाँ पे इसने ये किया, 3-4 साल उसने गैप दिया, ठीक है। गैप की वजह ये था कि क्योंकि ये तो अफ़गानिस्तान को भी रोल कर रहा था, अफ़गानिस्तान पे रोल कर रहा था, तो वहाँ का जो बदख्शां था, ठीक है, बदख्शान, वहाँ पे एक जगह का नाम है अफ़गानिस्तान में, जैसे कि आजकल भी है था, ये जो ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर है ना, उसको बदख्शां बॉर्डर कहते हैं। तो वहाँ पे कुछ मसले होते थे, काबुल में कुछ जो मसले होते थे, तो इस वजह से फिर ये डायरेक्ट पंजाब नहीं आ सकता था, ये इन 3 एरियाज़ में रहा, ठीक है। उसके बाद जब हालात सही हो गए काबुल के, तो फिर ये फोर्थ एक्सपेक्टेशन में 1524 को पंजाब आया। अब पंजाब का मसला कुछ अलग है, ठीक है। अब इस हुआ इस तरह, जो दौलत खान था गवर्नर ऑफ पंजाब, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि दौलत खान लोधी ने इसको इन्वाइट कर दिया कि तुम आ जाओ, इंडो पाक को इन्वेट कर दे। अब हुआ ये कि जब गवर्नर दौलत खान था, उसने इनवाइट किया था और बाबर आया, उसने क्या कर दिया, पंजाब को इन्वेट कर दिया, ठीक है। ये गवर्नर, ये खुद ही गवर्नर था, लेकिन ये था कि ये जो दौलत खान है, दौलत खान का पूरा पंजाब इसके कब्ज़े में नहीं था। तो इस वजह से ये चाहता था कि मैं बाबर को ऐसा कर दूं, इनवाइट कर दूंगा, बाबर जैसे ही इनवाइट कर दे वो खुद काबुल चला जाएगा और मुझे पूरे पंजाब का वाइस रॉयल्टी बना देगा, ठीक है, यानी वहाँ का पूरा पंजाब मेरे कब्ज़े में हो जाएगा। दौलत एक्सपेक्टेशन ये था कि वो पॉलिटिकल जो इसकी सुप्रीमेसी थी पंजाब पे, वो चाह रहा था, ठीक है, कि बाबर जैसे ही कब्ज़ा कर लेगा वापस चला जाएगा और वहाँ का जो राज है वो मैं ही करूँगा। बाबर हैज़ डिवाइडेड पंजाब अमोंग दी दौलत खान, दिलावर खान एंड अलाउद्दीन। दौलत खान तो ख़ुद गवर्नर था पंजाब का, उसका दिलावर खान जो था ये दौलत खान का बेटा था, ठीक है, सन था। अलाउद्दीन कौन था, अलाउद्दीन था जो इब्राहिम लोधी था, जिसने जो दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था, ठीक है, लास्ट, और जिसको बाबर ने डिफीट किया था। ये जो अलाउद्दीन था ये भी उस वक्त पंजाब में था, ठीक है, ये इब्राहिम लोधी का भाई था, ठीक है। तो दौलत खान जैसा ही बाबर ने पंजाब को इन्वेट किया और इन तीनों के दरमियान उसने डिवाइड कर दिया पंजाब को। दौलत खान को एक जलंधर का जो एक डिस्ट्रिक्ट था वो दिया और एक था सुल्ताना, 2 डिस्ट्रिक्ट उसको दिए। तो इसकी वजह से दौलत खान ने सोचा कि मैं जो सोच रहा था ये तो इसके ख़िलाफ़ चला गया। तो फिर दौलत खान ने रिवोल्ट कर दिया, यानी बगावत किया, किसके ख़िलाफ़, बाबर के ख़िलाफ़। अब बाबर क्या था, बाबर वापस काबुल चला गया। जैसे ही वो काबुल गया तो यहाँ पे दौलत खान ने क्या कर दिया, बगावत कर दिया। और बगावत उसने किस तरह किया, उसने ये किया कि जो पंजाब बाबर ने तकसीम किया था, ठीक है, तीनों के दरमियान, दौलत खान आया, उसने अलाउद्दीन को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। हाँ, ये है कि जब दौलत खान ने बगावत किया बाबर के ख़िलाफ़, वो पहाड़ों पे चला गया। जैसे ही बाबर रिटर्न टू काबुल हुआ, ठीक है, तो वहाँ से दौलत खान वापस पहाड़ों से नीचे आया और फिर क्या कर दिया, अलाउद्दीन को वो डिफीट कर दिया, ठीक है। अलाउद्दीन sought हेल्प फ्राम द बाबर, उसने बाबर से हेल्प मांगी कि तुम आ जाओ, मेरे हेल्प करो। दौलत खान ने जो तुमने मुझे हिस्सा दिया था वो उस पर कब्ज़ा कर दिया। बाबर हैज़ इन्फॉर्म्ड अलाउद्दीन हैज़ ज्वाइंड दौलत खान। लेकिन बाद में इस तरह हुआ कि
जैसे ही अलाउद्दीन ने इससे मदद मांगी तो उधर बाबर को पता चला कि अलाउद्दीन दौलत खान के साथ मिल गया है मेरे खिलाफ, ठीक है। तो इस वजह से फिर जो 5th एक्सपीडिशन उसने भेजा 1525 को पंजाब। अब दोबारा 4th भी पंजाब पे आया था, ये 5th भी उसने पंजाब ही भेजा और पंजाब को उसने क्या कर दिया, कन्क्वेयर कर दिया, ठीक है। बाबर मूव टुवर्ड्स दिल्ली। अब इसने जब पंजाब अपने कब्जे में ले लिया तो वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। लास्टली बाबर मूव हिज फोर्सेस टू दिल्ली, दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। मेट इब्राहिम लोदी एट द फील्ड ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। हुआ इस तरह कि जैसे ही वो दिल्ली की तरफ गया तो वहाँ पे क्या था, उसने दिल्ली पे कब्ज़ा करना था, पूरे इंडिया पे कब्ज़ा करना था। पंजाब इसने कन्क्वेयर कर दिया, ठीक है। तो उसने वो जो उसकी आर्मी थी वो अपने साथ मिलाया पंजाब का, और जो अफगानिस्तान से लेके था वो किस तरफ चला गया, दिल्ली की तरफ चला गया। और ये इब्राहिम लोदी का और बाबर के बीच में एक जंग हुआ था। उस जंग कहाँ पे हुआ था, पानीपत में हुआ था, ठीक है। और इस जंग का नाम क्या है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और ये कब हुआ था, 1526 को हुआ था, ठीक है। द वार फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। अब ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है वो किसके दरमियान हुआ था, बाबर एंड इब्राहिम के बीच में, ठीक है। यानी मुगल और ये लोदी के बीच में हुआ था, जो लोदी डायनेस्टी थी। अब इस जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या निकले थे, इसके क्या रिजल्ट निकला था, इस जंग से क्या हुआ। इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस ये था कि इब्राहिम लोदी सुल्तान वार किल्ड। अब इस जंग जब हो रहा था तो जो इब्राहिम लोदी था, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, इसको मार दिया था, ठीक है। ये बिल्कुल इसको दुनिया से ख़त्म कर दिया था। द बैटल ऑफ पानीपत इन दिल्ली सल्तनत। अब दूसरा ये था कि जो दिल्ली सल्तनत थी उस वक्त इंडिया में, उसको ख़त्म कर दिया। इस्टेब्लिश मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर को क्या कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया बाबर ने। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिलरी गन पाउडर। अब गन पाउडर ये था, ये जो तोप बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये इंडिया में कोई उस वक्त नहीं जानता था। ये बाबर लेके आया था अफ़गानिस्तान से, और ये ईरान और जो उज़्बेकिस्तान था वहाँ से लेके आया था। और सबसे पहले पानीपत के जंग में ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, ठीक है, उसमें यूज़ किया था गन पाउडर। तो इसी वजह से, ये गन पाउडर की वजह से, तोपों की वजह से बाबर के लिए बहुत आसान रहा, क्योंकि इसकी आर्मी भी बहुत ट्रेन थी और ये उसके साथ ये गन्स वगैरह भी थे। बाकी ये जो लोधी डायनेस्टी थी ना, उसके पास कोई ऐसे ख़ास लड़ने के लिए कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, और इसकी आर्मी ट्रेन भी नहीं थी। तो इस वजह से बाबर के लिए बहुत आसान रहा, उसने इसको कन्क्वेयर कर दिया, ठीक है। तो ये जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, सबसे जो मेन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इस्टेब्लिश मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर अब इस्टेब्लिश हो गया। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि वो यहाँ पे आके उसने यहाँ पे मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश किया, पूरा इस्टेब्लिश नहीं किया था, ठीक है। द विक्ट्री ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत हैज़ मेड बाबर ओनली द किंग ऑफ दिल्ली एंड आगरा, बट नॉट द होल इंडिया। अब हुआ ये कि जो इसको विक्ट्री हुआ था, ठीक है, जो इसने विक्ट्री किया था, इसको बाबर लोदी को डिफीट किया था द बैटल ऑफ पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। इससे बाबर सिर्फ आगरा और दिल्ली का वो बना था, किंग बना था, ठीक है। आगरा और दिल्ली का किंग बना था, ठीक है। बाकी पूरे इंडिया का नहीं बना था। वहाँ पे राजपूत अभी भी थे, और वहाँ पे अफगान थे, ठीक है, वहाँ पे बंगाल थे, बंगालीज, तो ये सारे वहाँ पे अभी एग्जिस्ट करते थे। वो सिर्फ आया, उसने किसको ख़त्म कर दिया, इब्राहिम लोदी को ख़त्म कर दिया, दिल्ली और आगरा को अपने कब्ज़े में ले लिया, ठीक है। अब ये जो इसका था, ये मतलब समझो कि उसका टास्क ख़त्म नहीं हुआ था। इट वाज जस्ट द बिगनिंग ऑफ न्यू टास्क, ठीक है। अब टास्क और भी बाकी था, सिर्फ उसने बस जो थोड़ा सा करना था वो उसने कर लिया था। अब इससे आगे क्या है क्या हुआ, ये देखो, बाबर वाज स्टिल टू फाइट मेनी अफगान एंड राजपूत। वहाँ पे जो उसके दुश्मन थे, बाकी राइवल्स थे, अफगान और राजपूत, उनके साथ और भी लड़ना था उसने। राणा संगा ऑफ मेवार एक्सपेक्टेड द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ओवर द इंडो पाक, बट कन्फ्लिक्ट विद द मुगल इनएविटेबल। अब ये क्या, ये कहानी की तरह मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस तरह हुआ कि जो राणा संगा था, ये राजपूतों का चीफ था, ठीक है, उनका लीडर था। ये मेवाड़ एक अलग स्टेट था, इंडिपेंडेंट स्टेट था। यहाँ पे रोल कौन कर रहा था, राणा सिंगा यानी राजपूत कर रहे थे, ठीक है।
अब जब बाबर ने दिल्ली को और आगरा को अपने कब्ज़े में ले लिया तो यहाँ पे राणा संगा ने पहले भी बाबर को इनवाइट किया था। कहाँ से? अफ़गानिस्तान से, कि तुम आ जाओ, जो इब्राहिम लोदी है इससे हम बहुत तंग है, आ जाओ, इनको ख़त्म करके हम अपना एक एम्पायर बनाएंगे। अब राणा संगा ये सोच रहा था, उसके जो एक्सपेक्टेशन थे वो ये थे कि जैसा ही बाबर, जैसे कि दौलत खान का एक्सपेक्टेशन थे, ठीक है, वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि दौलत खान बाबर आ जाएगा, पंजाब पे कब्जा कर लेगा और वो खुद काबुल चला जाएगा, मैं इधर राज करूँगा। तो इसी तरह ये राणा संगा का भी यही मसला था, वो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी चाह रहा था कि इंडो पाक में मैं ही रोल करूँगा, बाबर जब इन्वाइट कर ले वो खुद चला जाएगा और ये इधर मैं रोल करूँगा, ठीक है। लेकिन ये हुआ कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक कन्फ्लिक्ट हुआ राजपूत और मुग़ल के बीच में। अब कन्फ्लिक्ट से क्या बना, वार बना, वार विद राजपूत इन 1527 को हुआ था। इस वार को क्या कहता है, ये जो बैटल ऑफ राजपूत है, ठीक है, उसको खानवा वार भी कहते हैं, खानवा वार कहते हैं। खानवा वार फोर्ट बिटवीन द राजपूत एंड द मुग़ल, राजपूत और मुग़ल के बीच में होता है, यानी बाबर एंड राणा संगा के बीच में हुआ था। बाबर जो मुग़ल एम्पायर का था और ये जो राणा संगा था ये राजपूत था, राजपूतों का एक लीडर था। द बाबर सोल्जर्स वर इन पैनिक एंड डिसमेड। अब जब ये जंग हो रहा था तो बाबर के जो सोल्जर्स थे, उनकी जो आर्मी थी, वो चूँकि अफ़गानिस्तान से आए थे और यहाँ इंडिया पे जो उनकी सर्दी थी, वहाँ का जो मौसम था उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये बहुत पैनिक हुए थे और डिसमेड हुए थे, ठीक है, डरे हुए थे और मायूस लग रहे थे। बाबर ब्रुक वाइन वेजल्स एंड डिड नॉट वाइन। अब बाबर इनको इंकरेज कर रहा था, ठीक है, इंकरेज करने के लिए उसने क्या कर दिया, जो वाइन का यूज़ था उसको डिनोस कर दिया, यानी बिल्कुल इसको बंद कर दिया था। तो इस चीज़ से जो उसकी आर्मी थी उसमें बहुत जान आई और वो लड़ने लगे। बाबर डिफीटेड राजपूत राणा संगा, और इसी तरह बाबर ने क्या कर दिया, जो राजपूत था राणा संगा उसको डिफीट कर दिया गया। अब बाबर इसकी जो कंसिक्वेंसेस है खानवा वार का, यानी वार विच राजपूत, इसके कंसिक्वेंसेस क्या निकले, रिमूव द राजपूत सुप्रीमेसी। अब जो ये हुआ है ना, ये जो वार हुआ, इसने जो राजपूत के सुप्रीमेसी थे मेवाड़ में यानी इंडिया में, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। मुग़ल एम्पायर फर्मली इस्टेब्लिश्ड। अब पहले जो मुग़ल एम्पायर था वो सिर्फ आगरा और दिल्ली तक महदूद था, लेकिन इस जंग के बाद, खानवा जंग के बाद, जो मुग़ल एम्पायर था वो पूरे इंडिया में क्या हो गया, इस्टेब्लिश्ड हो गया। बाबर पावर शिफ्टेड फ्रॉम काबुल टू हिंदुस्तान। बाबर का जो पावर था, बाबर का जो थ्रोन था, यानी उसकी जो सल्तनत था, ठीक है, वो पहले अफ़गानिस्तान में था, काबुल में था। उसके बाद जब इन्होंने राजपूत को हराया तो उसने जो अपने पावर था, जो उनका सल्तनत वगैरह थे, वो सारे के सारे उसने हिंदुस्तान को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाते जाए ताकि आप लोगों को बाद में आसानी रहे, और जिस तरह मैंने लिखा हुआ है आप लोग सेम टू सेम इसी तरह लिखे, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ये सारे मैंने लिख के दिए हुए आप लोगों को, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो या कोई न्यू वेबसाइट वगैरह से कुछ चीज़ें मिलती है आप लोगों को, तो आप लोग इसमें डाल सकते हैं, नोट्स को अपना एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन जो मैंने आप लोगों को दिए ये बिल्कुल लॉन्ग नोट्स के काम कर रहे हैं, आप लोग इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो आप लोग नोट करते रहे। अब तीसरे अब कौन सा जंग हो रहा है इधर, अब होगा वार विद अफगान। राजपूत को उन्होंने पंजाब आया था, पंजाब से ये आया दिल्ली इंडिया पे उन्होंने क्या कर दिया, राजपूतों के साथ भी एक लड़ाई लड़ी और उसको वो जीत लिया, ठीक है। अब वार विद अफगान, अब अफगानों के साथ उसने एक और जंग उसने लड़ी, किसके साथ, अफगान के साथ। 1529 बैटल ऑफ गोगरा। अब जो वार हुआ है, अफगान सपोर्टेड द ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी। अब ये जो वार हुआ है, ठीक है, ये जो अफगान के साथ बाबर का वार हुआ है, उस वार को क्या बोलता है, बैटल ऑफ गोगरा कहता है, ठीक है, बैटल ऑफ गोगरा कहता है। अफगान सपोर्टेड द ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी। जो इब्राहिम लोदी था, दिल्ली सल्तनत था, जिसके साथ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर उसके साथ लड़ा था, इब्राहिम लोदी के साथ, और उसको कत्ल किया था, ठीक है। अब इसका एक और भाई रहा, ठीक है, उसका एक और भाई था इंडिया में, जिनको सपोर्ट कौन दे रहा था, अफगान दे रहे थे। कौन दे रहे थे, अफगान दे रहे थे। और बाबर इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब था, बेचैन था। देयरफॉर बाबर मेट द अफगान इन द बैटल ऑफ गोगरा।
अब जो गोगरा पे बैटल हुआ वो अफगान और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। 1529 को हुआ था, डिफीटेड अफगान, उसने अफगान को भी डिफीट कर दिया, ठीक है। अब दो और फोर्सेस रहे थे, एक था नुसरत शाह बंगाल। नुसरत शाह जो बंगाल एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, ठीक है, उसका किंग था, उस पर रोल कर रहा था, गवर्नर था, टू मेक अ पीस। अब उसने महमूद लोदी जो कि अफगान सपोर्ट दे रहे थे, अफगान को बाबर ने डिफीट कर दिया, अब ये अकेला रह गया। इसलिए फिर बाबर आया उस पे, उसने फोर्स किया कि तुम हमारे साथ पीस कर ले, ठीक है। फिर उसके बाद नुसरत शाह के पास गया बंगाल का, उसको भी कहा कि तुम हमारे साथ पीस मुआहदा बना दे। तो इन सब के बीच में क्या हुआ, पीस मुआहदा हुआ और वहाँ पे लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए। और पूरे के पूरे इंडिया पे यानी इंडो पाक पे बाबर ने अपना एक एम्पायर बनाया जिसको मुगल एम्पायर कहते हैं। अब कौन कौन सी बातें, सबसे पहले वो कौन सी चीज़ें थे जो जिन्होंने बाबर को वो बनाया, एक वो एम्पायर बनाया, वो था द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 3 जंग हुए थे, ठीक है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ये द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 को हुआ था ये। और ये द्वार विजय राजपूत हुआ था, ठीक है, 1527 को हुआ था, ये एक वार था। और दूसरा क्या जंग, तीसरा कौन सा जंग था, वो था दीवार विद अफगान्स, ठीक है, 1529 को हुआ था। इन सब में बाबर ने सबको डिफीट कर दिया और वहाँ पे एक मुगल एम्पायर में, यानी ये 3 ऐसे वार है, जंगे जिन्होंने बाबर को किंग बनाया। अब आते हैं द काजेज ऑफ सक्सेस ऑफ बाबर एंड फेलवर ऑफ इब्राहिम लोदी। अब बाबर जहाँ पे सक्सेसफुल रहा था क्योंकि उन्होंने आके इंडो पाक पे इन्वेट किया था और अपना एक मुगल एम्पायर बनाया था, और वहाँ पे इब्राहिम लोदी फेल हो गया था, ठीक है। अब इनका क्या काजेज थे, क्या वजह थे। द बाबर ट्रेंड आर्मी वेल डिसिप्लिन्ड एंड इक्विप्ड। अब जो बाबर की आर्मी थी वो बहुत ट्रेंड हुई थी, क्योंकि वो बाबर के जो आर्मी थी वो अफ़गानिस्तान से आई थी, और उसने पहले भी पंजाब पे जंग लड़ा था, पेशावर आए थे, पेशावर को किया था, और जो सियालकोट था उनको कन्वर्ट किया था, बेजवड़ और बहरा को उसको ने कन्वर्ट किया था। तो वो ट्रेंड आर्मी थी और उधर फरगाना में भी लड़े थे, ठीक है। और वेल डिसिप्लिन, और इसमें डिसिप्लिन थी, उनको ट्रेनिंग दिया था, ठीक है, इक्विप्ड थे। उनके पास सबसे जो मेन बात थी वो क्या थी, गन पाउडर थे, गन पाउडर तो जो पीछे मैंने आप लोगों को बताए थे, ठीक है। और ये जो कि इंडो पाक में जो इब्राहिम लोदी था उसको ना वो लोग जानते थे ना उनके पास ये सहूलियत मौजूद थी, ठीक है, ये रिसोर्सेज उनके पास नहीं थे। दूसरी बात इसमें यह है कि जो बाबर की आर्मी थी वो होमोजेनस आर्मी थी। होमोजेनस आर्मी ये थी यानी उसमें अफगान थे और जो उनके वो उज़्बेक लोग थे, ठीक है। तो वो फरगाना से लोग थे, अफगान थे, ये सारे आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, और ये लोग उन लोगों का एक पर्पस था, ख़ास पर्पस था कि हमने हिंदुस्तान को क्या करना है, पता करना है, ठीक है, उनको डिफीट करना है, उनको इन्वेट करना है। तो इसकी आर्मी में एक जुनून था, ठीक है। इब्राहिम लोदी के साथ क्या मसला था, इब्राहिम लोदी आर्मी अनट्रेंड एंड हेट्रोजेनस। इब्राहिम लोदी की आर्मी ऐसी थी कि वो तो एक अनट्रेंड थी, उसके पास कोई इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थे, कोई जंग के लिए लड़ने के लिए सामान नहीं था। और दूसरा ये था कि वो हेट्रोजेनस थी, उसमें कोई राजपूत था, कोई कोई मुग़ल था, और उसके बाद कोई बंगाल से था, कोई अफ़गान था, तो वो सारे हेट्रोजेनस थे, मुख्तलिफ़ कौमें थे। और वहाँ पे वैसा ही बहुत ख़ास सिस्टम चल रहा था उस वक्त इब्राहिम लोदी के टाइम में। तो उनमें कोई जुनून नहीं था, उनका कोई ख़ास मकसद नहीं था कि हमने इंडोपा को बचाना है बाबर से, और वो बस लड़ते नहीं थे। तो इसी वजह से बाबर कहता है कि द इंडियन आर्मी ओनली नो हाउ टू डाई, दे डू नॉट नो हाउ टू फाइट, ठीक है। अब बाबर खुद कहता है कि इंडियन आर्मी में यह मसला था कि वो सिर्फ ये जानते थे हम मरेंगे कैसे, हाउ टू डाई, लेकिन वो नहीं जानते थे कि हाउ टू फाइट। उनको ये भी पता भी नहीं था कि लड़ना कैसे। बाबर द यूज़ ऑफ द गन पाउडर, और जो उसका चौथा जो मसला था, जो मतलब बाबर को कामयाब बनाया, सक्सेसफुल बनाया, उसका ये था कि बाबर ने गन पाउडर का यूज़ किया था, ठीक है, तोप का। अब आगे जाते हैं कि वो पढ़ते हैं बाबर मेमोर्स, ठीक है। अब जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको क्या कहते हैं, मेमोर्स कहते हैं। बाबर द ग्रेट स्कॉलर्स एंड डायरिस्ट था। बाबर क्या है, बाबर एक द ग्रेट स्कॉलर है। बाबर क्या है, द ग्रेट स्कॉलर है, एक स्कॉलर था और एक डायरिस्ट भी था, वो डायरी लिखता था। डायरी में वो क्या लिखता था, जो भी वो देखता, जो भी वो एक्सपीरियंस करता, जो भी उसके सामने आता, वो सब कुछ वो डायरी में लिख लेता, वो एक बहुत अच्छे तरीके से लिख लेता। बाबर ऑटोबायोग्राफी इज़ नोन एज द तोज़ाकी बाबरी या बाबर मेमोर्स एंड
बाबरनामा, ये सारे बाबर की जो मेमोर्स है उसका नाम है बाबर की ऑटोग्राफी का, जो बाबर खुद ने लिखा हुआ है, ठीक है। बाबरनामा गिव अ डिटेल पिक्चर ऑफ पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द इंडो पाक। बाबरनामा जो है वो जो इंडो पाक की सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ये सारा जो इसका इमेज है वो इस बाबरनामा में हमें बताता है। और इसमें आप लोग को बताता चलो कि बाबर कहता है कि इंडो पाक की जो लोग थे, एक तो वो खूबसूरत नहीं थे नंबर एक, और दूसरा ये कि वो जल्दी गद्दार हो जाते थे, यानी किसी भी तरफ चले जाते थे। उनमें कोई यूनिटी नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं था, और वो लोग उन लोगों में कोई टैलेंट नहीं था, वो लोग कुछ जानते ही नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। तो ये बाबर सारे अपने बाबरनामा में लिखता है। और दूसरा ये बाबर द प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफर्स। अब जितना भी ऑटोबायोग्राफीज लिखे हैं जिन्होंने लिखे हुए, जैसे कि आइंस्टाइन है, न्यूटन है, मतलब बताता जाता है कि उनको भी बाबर ने पीछे छोड़ दिया था। बाबर इसलिए ऑटोबायोग्राफर्स का प्रिंस कहा जाता है इसको। ट्रांसलेटेड इनटू पर्शिया बाय अब्दुर्रहमान। जो अब्दुर्रहमान था उसने जो बाबर का जो बाबरनामा था उसको ट्रांसलेट कर दिया पर्शियन में, एंड इनटू इंग्लिश बाय द एर्स्किन। अब जो एर्स्किन था उसने जो बाबर का वो था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और भी 2-3 ट्रांसलेशन हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होती है। ये आज हमने पढ़ा बाबर। अब बाबर का जब डेथ होता है 1530 को, तो उसके बाद उसका एक बेटा होता है हुमायूं। तो हुमायूं आ जाता है और वो जो मुग़ल एम्पायर है उसका किंग बन जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।